नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। इस क्लास में हम आपको आरआरबी ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 40 प्रश्नों का 100% एक्यूरेट आंसर के साथ सॉल्यूशन कराएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चों के द्वारा भेजे गए एकदम सही क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर क्वेश्चन की पीडीएफ फोटो भेज दी जाएगी, और जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्जाम है वो लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, ताकि वीडियो बनाने में मदद मिले। आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वो पहला क्वेश्चन था कि जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर कौन बनी। ऑप्शन दिए थे मिसबा मरूफ, और ऑप्शन बी दिया था सनी मीर, ऑप्शन सी दिया था सना खान, और ऑप्शन डी दिया था निदा दार। तो जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर जो थी, वो सना मीर थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सना मीर। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में जो आ सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं थोड़ा फाइट के साथ। तो जून 2025 में सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर बनी। उन्होंने 2005 से 2019 के बीच पाकिस्तान महिला टीम के लिए खेला और कई साल कप्तानी भी की। उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन और महिला क्रिकेट में योगदान के कारण उन्हें यह ऐतिहासिक सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में मनाए जाने वाले वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या थी। तो 2025 में मनाए जाने वाले वर्ल्ड ओशियन डे की थीम जो थी, वो थीम थी वह आश्चर्य जो हमें जीवित रखता है और उसे बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। विश्व महासागर दिवस 2025 की आधिकारिक थीम थी वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, यानी महासागर की उस अद्भुत शक्ति का सम्मान करना जो हमें जीवन देती है और उसे बरकरार रखने में जिम्मेदारी को स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, मई 2025 में एआईएफएफ अवार्ड में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया। विच प्लेयर वाज नेम द मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एट द आईएफएफ अवार्ड इन मई 2025। तो ये जो चुना गया था वो संदेश जिगन को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, संदेश जिगन को चुना गया था। संदेश जिगन को भारत की फुटबॉल टीम में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। आईएएफएफ भारत का राष्ट्र फुटबॉल संगठन है। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। संदेश संदेश जिगन जो थे वो भारतीय फुटबॉल टीम के प्रमुख डिफेंडर हैं। वे कई वर्षों से भारतीय टीम की डिफेंस का मुख्य हिस्सा रहे। उन्होंने आईएसएल में भी मजबूत प्रदर्शन किया। 2025 में उनके निरंतर प्रदर्शन के चलते उन्हें यह सम्मान दिया गया। और सुनील छेत्री ने भी कई बार यह पुरस्कार जीता, लेकिन 2025 में वे नहीं जीते। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सना मीर ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी में किस वर्ष पहली बार संभाली थी। सना मीर ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी सब पहली बार किस वर्ष कब संभाली थी। तो इसका सही जवाब है 2009 में। सना मीर पाकिस्तान की सबसे सफल महिला क्रिकेटरों में से एक हैं। उन्होंने 2009 में पहली बार पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी संभाली। उनके नेतृत्व क्षमता और प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान महिला टीम में कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की। इसी उत्कृष्ट योगदान के आधार पर उन्हें 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 2025 के 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ किसने किया। तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 2025 के 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ किया था पेमा खाड़ू ने। 2025 के 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खाड़ू ने ईटानगर में किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो न्यायमूर्ति
न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी भारत का एक संवैधानिक निकाय है जो मानवाधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए कार्य करता है। एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में कार्यरत हैं। उन्हें पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आयोग का मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने और उनसे संबंधित शिकायतों का निवारण करना है। एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हो सकते हैं जो मानवाधिकार कानूनों और न्यायिक प्रक्रियाओं में निवेश रखते हैं। आयोग नागरिकों, संगठनों और सरकारी निकायों को मानवाधिकारी संबंधी मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल और नियुक्ति जो है वह नियम एनएचआरसी अधिनियम 1993 के तहत निर्धारित किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एल्कोहल का कार्यात्मक समूह कौन सा होता है? एल्कोहल का कार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो OH होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्साइड समूह, मतलब सिंगल बॉन्ड OH होता है। एल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें हाइड्रॉक्सिल सिंगल बॉन्ड OH कार्यात्मक समूह से जुड़ा होता है। यह समूह एल्कोहल के गुणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। उदाहरण के लिए इथेनॉल C2H5OH में सिंगल बॉन्ड OH के समूह के साथ जुड़ा है। अन्य विकल्प जैसे सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सिंगल बॉन्ड CHO जुड़ा होता है, और एल्डिहाइड में जैसे सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कीटोन में पाया जाता है ये, ठीक है। और ये जो होते हैं एल्कोहल समूह सिंगल बॉन्ड OH होता है। एल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं, खासकर छोटे अणु वाले, ठीक है। और ये इसके फैक्ट कुछ हैं, आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था, मार्च 2025 में किस भारतीय एथलीट को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? मार्च 2025 में किस भारतीय एथलीट को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार जो दिया गया था ये नीरज चोपड़ा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को 2025 में लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया। नीरज चोपड़ा भारत के सर्वश्रेष्ठ जैवलिन थ्रोअर हैं। वे ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। 2024-25 में उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती। उनकी थ्रो की औसत दूरी हमेशा 85 से 90 मीटर के आसपास रहती है। वह विश्व एथलीट्स में लगातार टॉप में 3 बार बने रहे। उन्होंने कई बार एथलीट ऑफ द ईयर जैसे सम्मान मिल चुके हैं। यह पुरस्कार भारतीय खेल जगत में उच्च प्रतिष्ठा वाला माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वात्सल योजना किससे संबंधित है? वात्सल योजना किससे संबंधित है? तो वात्सल योजना जो है वो बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित है। चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर से संबंधित है। वात्सल योजना भारत में बच्चों के सुरक्षा, संरक्षण, कल्याण के लिए लागू की गई है। इसका उद्देश्य कमजोर और असहाय बच्चों को उचित सुरक्षा और सहायता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि छाती गुहा में निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्थिर होता है? तो छाती गुहा में जो है हृदय स्थिर होता है। सही उत्तर हार्ट है, हृदय। छाती गुहा में मुख्य रूप से हृदय और फेफड़े स्थित होते हैं। अग्न्याशय और गुर्दे पेट और पीठ की ओर में स्थित होते हैं, और ग्रसनी में गले में होती है या छाती गुहा में नहीं होती है। छाती गुहा रीब कैज द्वारा सुरक्षित है। हृदय और फेफड़ों दोनों से गुहा में है। हृदय को पेरिकार्डियम झिल्ली घेरे रहती है। फेफड़े वायु शोषण के लिए जिम्मेदार हैं। छाती गुहा डायफ्राम द्वारा पेट की गुहा से अलग होता है। रक्त प्रसंचरण और श्वसन दोनों का मुख्य कार्य इस गुहा में होता है। छाती गुहा में नसें, धमनियां भी गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व महासागर दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र यूएनओ द्वारा आधिकारिक रूप से किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुआ? विश्व महासागर दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा आधिकारिक रूप से किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुआ? तो ये मान्यता जो प्राप्त हुआ 2008 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2008। संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में वर्ल्ड ओशियन डे को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। हालांकि इसका विचार 1992 के रेशियो अर्थ समिट में आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने?
जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने? तो जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन मिशन के जो नए निदेशक बने हैं वो दीपक बगला बने हैं। 21 जुलाई 2025 को दीपक बगला को अटल इनोवेशन मिशन AIM का नया मिशन डायरेक्टर मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया। इसके अगले फैक्ट जो हैं, इससे पहले यह इन्वेस्ट के प्रबंधक निदेशक MD एवं CEO थे। सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया कि बंगला ने IAM का नेतृत्व तब संभाला जब AIM का नया चरण AIM 2.0 शुरू हो रहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस सरकारी विभाग के अंतर्गत लागू की गई? तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो है वो वन विभाग द्वारा जारी किया गया या लागू की गई वन विभाग द्वारा। इस योजना का फोकस जंगल और वृक्षारोपण कार्यों पर है, इसलिए इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत लागू किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य ने जून 2025 में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लॉन्च की? किस राज्य ने जून 2025 में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लॉन्च की? तो यह योजना जो छत्तीसगढ़ राज्य ने लॉन्च की थी। जून 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य राज्य में वन क्षेत्र बढ़ाना और स्थानीय वनवासियों का सशक्त बनाना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुच्चा सिंह को अर्जुन अवार्ड मुख्य रूप से किस कारण से प्रदान किया गया? यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है अर्जुन अवार्ड से लाइफ टाइम कैटेगरी से। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में निरंतर उपलब्धि के कारण यह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो सुच्चा सिंह को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में निरंतर अच्छा प्रदर्शन के कारण अर्जुन अवार्ड दिया गया। सुच्चा सिंह को अर्जुन अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और देश के कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की देश के लिए। यह पुरस्कार खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी जो है अर्जुन अवार्ड से ही है। अर्जुन अवार्ड किस प्रकार के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड जो है वो खेल में जीवन भर योगदान देने वाले अनुभवी खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड का मतलब होता है लाइफ टाइम कैटेगरी उन एथलीट के लिए होता है जिन्होंने वर्षों तक अपने खेलों में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन और देश के लिए योगदान दिया है, जैसे कि सुच्चा सिंह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार एक खिलाड़ी को उसके सर्वोच्च वार्षिक प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरस्कार है जो सर्वोच्च वार्षिक प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ये अर्जुन अवार्ड होगा। ऑप्शन अर्जुन अवार्ड या फिर ध्यानचंद अवार्ड या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या पद्म भूषण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। खेल रत्न अवार्ड जो है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और इसे किसी खिलाड़ी को उसके उस वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है, जबकि सुच्चा सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला अर्जुन अवार्ड मिला और ये जो दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था। ये सुच्चा सिंह इसलिए हमने यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि सुच्चा सिंह जो है अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो सुच्चा सिंह करके आप लोग याद रखोगे तो आपको अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 69वें नेशनल स्कूल गेम्स। अगला क्वेश्चन जो था 69वें नेशनल गेम्स 2025 के आयोजन की नोडल एजेंसी कौन थी? तो नोडल एजेंसी जो थी वो ऑप्शन नंबर 20 सही, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI थी। भारत में स्कूल स्तर पर आयोजित सभी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की जिम्मेदारी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की होती है। अगला क्वेश्चन अर्जुन अवार्ड से था, ये क्वेश्चन पूछा नहीं हुआ है, ये हमने ऐड किया है कि आगे पूछा जा सकता है कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत जो है वो भारत में हुई थी 1961 से। अर्जुन अवार्ड भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में शुरू किया गया था ताकि देश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा सके। ठीक है, हम सुच्चा सिंह इसमें बार बार इसलिए ले रहे हैं कि ताकि सुच्चा सिंह वाला क्वेश्चन हमेशा याद रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का अप्रत्यक्ष उद्देश्य क्या है? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का अप्रत्यक्ष उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य क्वेश्चन पूछा हुआ है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना था
ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का अप्रत्यक्ष उद्देश्य जो था वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना था। वन विस्तार और वृक्षारोपण से CO2 अवशोषण बढ़ता है और पर्यावरण बेहतर होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम करने में मदद मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विशेष रूप से कोच को दिया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है वो कोच को दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड उन कोच को दिया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों को राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तर का प्रदर्शन करने में मदद की हो। यह खिलाड़ी या जो है अर्जुन अवार्ड से अलग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक का पारंपरिक स्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दवास कल्टोरस स्विट्जरलैंड। WEF की वार्षिक बैठक एनुअल मीटिंग हर वर्ष पारंपरिक रूप से डवास कल्टोरस स्विट्जरलैंड में होती है। यह स्थान WEF का स्थायी आयोजन स्थल है। और ये जो बनाया जाता है, ये वातावरण सुरक्षित और नेचुरल माहौल और वैश्विक नेताओं के संवाद के अनुकूलन सुविधाएं इसे WEF के लिए उपयुक्त मानती हैं। इसलिए जब भी WEF की एनुअल मीटिंग की बात होती है तो आमतौर पर यह स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये WEF से ही था। WEF एनुअल मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य मीटिंग का उद्देश्य जो होता है दुनिया भर के नेताओं और विशेषज्ञों के बीच नीति निर्माण, आर्थिक सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा होना, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी आदि पर विचार विमर्श करते हैं, समाधान तलाशते हैं। WEF एनुअल मीटिंग का उद्देश्य केवल निवेश या आर्थिक लाभ नहीं बल्कि वैश्विक सहयोग, नीति निर्माण और सामाजिक आर्थिक सुधार करना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये जो किया गया था ईटानगर में किया गया था। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ईटानगर। इस बार राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का मुख्य आयोजन स्थल अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जो था वो युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय स्कूल गेम्स उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, शारीरिक फिटनेस और प्रतिस्पर्धात्मक कौशल को विकसित करना था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये वात्सल योजना के तहत किन बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है? तो वात्सल योजना के तहत अनाथ और असहाय बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए है जो अनाथ, असहाय और जोखिम में हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास का, तब तक के लिए जय हिंद।